नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि नंदा देवी मेले की शुरुआत हो चुकी है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में उमड़ रहे हैं। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक और प्रसिद्ध नंदा देवी मेले की भव्य शुरुआत हो चुकी है। नंदा देवी मेले में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए ढोल नगाड़ों के साथ विधि विधान के से कदली वृक्षों की मंदिर परिसर में लाया गया। कदली वृक्षों की चंद वासीय परिवार की तरफ से पूजा अर्चना कर मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण कर प्रतिष्ठा की गई। नंदा सुनंदा की प्रतिमा का स्वरूप उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की तरफ से बनाया जाता है। बता दें कि स्कंद पुराण में मानस के खंड में बताया गया है कि नंदा पर्वत के शीर्ष पर नंदा देवी का वास है। अल्मोड़ा नगर और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में मां के भक्तों की तरफ से मां नंदा की पूजा की जा रही है। तो वहीं मां नंदा अष्टमी के दिन नंदा सुनंदा पूजा अर्चना में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अभी शाम को रणबाद साहब आए, रात परिवार के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। शाम को विधिवत पूजा किया जाती है, तांत्रिक पूजा की जाती है। माँ भगवती जो नंदा के रूप में हमने मूर्ति का निर्माण कर रखा है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। रवि गोयल जी और दीपक जोशी जी और हमारे जितने कलाकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, सभी हमारे कलाकार इस समय मूर्ति के निर्माण। तो वहीं नंदा देवी मेले में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। बता दें कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में शिरकत की, जहां उन्होंने मां की पूजा अर्चना की और महिला समिति की तरफ से आयोजित झोड़ा चांचुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ झोड़े में नृत्य भी किया। महिला समिति की तरफ से मंत्री को सम्मानित कर प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। रेखा आर्य ने कहा कि सरकार लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अल्मोड़ा और प्रदेशवासियों को मां नंदा देवी की कृपा बनी रहे। नंदा सुनंदा का मेला 1 सितंबर से बदस्तूर जारी है और लगातार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज पहाड़ी झोड़ा भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। सौभाग्य से मुझे भी उसमें जुड़ने का मौका मिला। झोड़ा करने के साथ में अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने में निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहाँ पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो वहीं सीओ ने ग्रामीणों को अहम जानकारियां दी। बता दें कि हरिद्वार के ब्लॉक बहदराबाद के गांव गढ़ मीरपुर में पंचायत चुनाव को लेकर सीओ सदर बहादुर सिंह चौहान ने ग्रामवासियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही आचार संहिता के नियम उल्लंघन के बारे में भी ग्रामीणों को विस्तार से नियमों का पाठ पढ़ाया। वहीं उन्होंने पंचायती चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। साथ ही पंचायती चुनाव के दौरान शराब की तस्करी, लाइसेंस असत्रों और जमा करने और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई गलत टिप्पणी या गलत पोस्ट न करने की हिदायत लोगों को दी। उन्होंने ग्रामवासियों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा है। इस अवसर पर आसपास के क्षेत्र के 4 ग्राम के ग्रामवासी भी मौजूद रहे। गांव यहाँ आए थे, गढ़, मीरपुर, राजपुर और पूरनपुर। उन लोगों से जो है चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन करने के लिए जो है कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है। साथ ही शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो, इसलिए जो है इसे पर्व के रूप में लेने की ज़रूरत है। आपस में द्वेष न रखें और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराएं, यही इनसे रिक्वेस्ट की गई। ब्रिटेन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गई। खबर देहरादून से है, जहां ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई, जहां मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि बैठक में केंद्र के पेयजल, सड़क, ऊर्जा समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं बैठक के समापन के बाद ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि गाँव को मजबूत किया जाए। इस दिशा में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को एक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से गांव का विकास किया जा सकेगा।
और जो हमारा महिला सशक्तिकरण की जिसकी हम बात करते हैं और एनएलएम के माध्यम से हमारे जो स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, कैसे वो और मजबूत आर्थिक रूप से और मजबूत हों। आज संबंध में आज मुझसे नीति आयोग के एडिशनल डायरेक्टर निधि पटेल से भी आज मेरी बैठक हुई थी, मेरे उससे मिलने आई थी। उसको हम फोकस कर रहे हैं और सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड और गुजरात को वो देखती हैं, उनका यहाँ से एक विशेष लगाव है। उन्होंने हमसे कहा है कि जो भी प्रोजेक्ट हम भारत सरकार को भेजेंगे वो स्वीकृत होंगे। ब्रिटेन में बात अब लाल कुएं की कर लेते हैं, जहां अग्निवीर भर्ती में मानकों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले दिनों हो रहे अग्निवीरों की भर्ती में लंबाई और छाती को लेकर मानकों की शिकायत को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को पत्र लिखा था। अब इस मामले में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भर्ती के मानकों को किसी प्रकार में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो मानक पिछले लंबे समय से सेना की भर्ती में अपनाए जा रहे थे, वही मानक अभी भी अग्निवीर की भर्तियों में अपनाए जा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पता नहीं कहां से इस बात की भ्रमर फैलाई और मानकों में बदलाव जैसी बात कही गई, लेकिन पूरी जांच करने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि अग्निवीर की भर्ती में पूर्ण रूप से जैसे पहले लंबाई ऊंचाई को लेकर मानक बने थे, उन्हीं मानकों के आधार पर भर्ती कराई जा रही है। अब हाइट की बात है, कोई मैंने कहा ना किसी मानक में कोई चेंज नहीं किया है। जो मानक उस समय के हैं वही मानकों पर आज भी हमारे अग्निवीरों की भर्ती हो रही है। सर मैंने कल इसको साफ बोला भी है, हमारे एक माननीय सांसद जी ने मुझे लिखित भी दिया था, उन्हीं के पत्र के आधार पर पूरी जांच कराई गई, जिसमें कहा गया कि कितना भी परिवर्तन नहीं किया है। ब्रिटेन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां नशे के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों से नशा न करने के लिए जागरूक किया गया। एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नशा मुक्त जागरूक अभियान में भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने मंच से लोगों को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि युवाओं को विभिन्न प्रकार से नशों में दूर रहना चाहिए और अपना भविष्य संवारने के लिए मेहनत करनी चाहिए। नशा मुक्त जागरूकता अभियान में उत्तराखंड की लोक गायिका माया उपाध्याय और इंदु आर्या ने अपने सुनहरे गीतों से युवाओं को नशा मुक्त का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्याओं में युवाओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम में नशा मुक्ति को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान नशा मुक्ति के क्षेत्रों में भी बेहतर काम करने के लिए सामाजिक संगठनों को भी सम्मानित किया गया। अभी तक 33 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और आगे भी कई लोग गिरफ्तार होने की गुंजाइश है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और महिलाओं के साथ और बुजुर्गों के साथ में कंधा मिलाकर हम चलेंगे और इस नशे को दूर करेंगे। ब्रिटेन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां गंग नहर क्षेत्र में एक घर का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर जांच की गई है। बता दें कि रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में ईदगाह चौक के पास नेता की तरफ से एक घर का निर्माण किया जा रहा है। सूत्र को बता दें कि नेता की तरफ से भवन का नक्शा तो पास करा लिया गया है, लेकिन बिना अनुमति के ही काली पन्नी लगाकर बेसमेंट बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से की गई, लेकिन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके बाद भवन का निर्माण बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। निर्माण के बाहर अभी भी काली पन्नी लगाई गई है, तो वहीं बात की जा रही है कि निर्माण कार्य चोरी से किया जा रहा है। इस दौरान हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के ADS रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि भवन का मानचित्र पास कराया गया है, बेसमेंट को लेकर जांच चल रही है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उसका मानचित्र स्वीकृत है और अभी जो उसकी पहली सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के दौरान जो है परीक्षण करके मानचित्र दिया गया है, उसका परीक्षण के लिए जेई को दिया गया है। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होगी। ब्रिटेन में बात अब रुद्रपुर की कर लेते हैं, जहां डीएम ने स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक की।
उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में हुई। बैठक में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि बसों के माध्यम से विद्यार्थियों को सुरक्षित लाना और ले जाना स्कूल प्रबंधन और संचालकों का दायित्व है। उन्होंने निर्देश करते हुए कहा कि सभी प्रबंधक और संचालक CBSE की तरफ से जारी गाइडलाइंस को पूरी जानकारी ली जाए। जहां उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कहा कि जिन वाहनों की अभी तक फिटनेस नहीं हुई है, 1 हफ्ते के अंदर उन वाहनों का फिटनेस सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने सड़क सुरक्षा नियमों और मोटर वाहन अधिनियमों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए। सामान्यतः जो मेन इनकी दिक्कत देखने में आई है कि जो भी बसेस ये लोग यूज़ कर रहे हैं, कईयों की फिटनेस नहीं है और कई जगह बसेस ओवरलोड ये कैरी करते हैं। तो इनको कहा गया है कि बसों में उतने ही बच्चे रखें जितनी की सीटिंग कैपेसिटी है, कोई ओवरलोडिंग ना करें और जहाँ पे स्थान है वहाँ पे सड़क से किनारे निकाल कर बसों को रोकें और वहीं पे बच्चों को चढ़ाएं और उतारें। बीच सड़क पे बच्चों को चढ़ाने उतारने का कार्य ना करें। एक और बात तय हुई है कि विभिन्न विद्यालयों में प्रेयर टाइम पे पुलिस के और परिवहन विभाग के हमारे अधिकारी जाएंगे, वह सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करेंगे और जो नाबालिग बच्चे जो वाहन चला रहे हैं बिना लाइसेंस के उनको मोटिवेट करेंगे और उनको गाइड करेंगे कि वो वाहन ना चलाएं बिना लाइसेंस के और फिर पूरे जनपद में इन्फोर्समेंट भी किया जाएगा। ब्रिटेन में बात अब टिहरी की कर लेते हैं, जहां कई घरों के ऊपर हाई टेंशन की वायर लटक रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट कराने की मांग की। उनकी रेती के कैलाश गेट के अंतर्गत 1.5 दर्जन से अधिक घरों की छत पर बिजली की हाई टेंशन लाइन लटक रही है। बता दें कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक 11 साल के बच्चे की मौत बीते दिन हो चुकी है। हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करने के लिए लगातार क्षेत्रवासियों की तरफ से मांग की जा रही है। तो वहीं UPCL ने हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करने के लिए 2.80 लाख का बजट पास किया, जिसमें 84,000 विधायक निधि से भी विभाग को मिल चुके हैं। फिर भी अभी तक विभाग ने हाई टेंशन लाइन शिफ्ट करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में विभाग की कार्यशैली पर स्थानीय लोगों ने कई सवाल खड़े किए। इस मामले में स्थानीय लोगों ने मिलकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में शामिल अनिल रावत ने बताया कि कई बार सूचना करने के बावजूद विभाग हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करने को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना लाजमी है। उन्होंने जल्द से जल्द हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट होने के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विभाग के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। घटना होने के बाद इसके जद में आ रहे हैं, इसमें कम से कम 15-20 परिवार हैं जो इस तार की जद में आ रहे हैं। क्या मांग है बाप? हमारी तो यही मांग है कि जो 11 साल का जो बच्चा मारा है उसके घर के उनके घर वालों के लिए कॉम्पनसेशन मिले और प्लस तार हटे यहाँ से, कम से कम ये स्कूल सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित रहे। बहुत दिक्कतें होती है सर, हम कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई कपड़े बच्चे डाल नहीं सकते, मतलब हम कितनी चीज़ों की हमको दिक्कत है, मतलब डर के मारे अब इतनी हाई पावर की तार है वो कुछ कर नहीं सकते हम अपने छत में। हम ब्रिटेन में बात ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां सूखे नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि उत्तराखंड में नशा तस्करी का कारोबार खूब फल फूल रहा है। इस कड़ी में ऋषिकेश में पुलिस ने एक महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से स्मैक और चरस बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक रविवार को मुखबिर की सूचना पर काले की ढाल के पास एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में महिला की पहचान सनम पत्नी पंचुनाथ निवासी सपेरा बस्ती की हुई, जबकि IDPL क्षेत्र में राकेश ऋषिकेश को भी स्मैक के साथ पकड़ा गया। दोनों आरोपियों से लगभग 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई। तो वहीं पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान 14 बीघा पुल के पास एक संदिग्ध बाइक सवार को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर युवक के पास 172 ग्राम चरस मिली। आरोपी का नाम राजवीर है। वो उत्तरकाशी से ग्राम भेंद का रहने वाला है। वो चरस की खेप ऋषिकेश में बेचने के लिए लाया था। जिन तीनों को अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नशे के खिलाफ एक देहरादून पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जो उत्तरकाशी का रहने वाला है 172 ग्राम चरस के साथ,
दूसरा एक महिला और एक लड़का है जो काले गिडाल सपेरा बस्ती के रहने वाले हैं। 15 ग्राम इसमें बरामद हुई है। बुलेटिन बात जसपुर की कर लेते हैं, जहां नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित महिला ने पुलिस को मामला दर्ज कराया। बता दें कि उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पीड़ित महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिला सरीना ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि एक व्यक्ति ने उसकी लड़की को आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 1.5 लाख रुपए लिए और 5 साल बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगी और ना ही व्यक्ति ने महिला को पैसे वापस दिए। पीड़ित महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं इस पूरे मामले में कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने बताया कि एक महिला की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि उनकी बेटी की नौकरी लगवाने के नाम पर किसी व्यक्ति की तरफ से 1.5 लाख रुपए लिए गए हैं, जिसमें जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मैंने नौकरी के चक्कर में दिए थे कि नौकरी लगवागा लड़की की आंगनवाड़ी की न लगवाऊंगा तो किसी और की लगवा दूंगा। बहरहाल लगवाने को क्या था सुरेंद्र सिंह ने 1.5 लाख चलिया। उनने कहा था कि 1.5 महीने में तुम्हारा कॉल लेटर दे दूंगा मैं। हमने 1.5 महीने में कॉल लेटर आ जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तुम्हारी लड़की की। मैंने कहा ठीक है। 1.5 लाख रुपए किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए हैं, तथाकथित पत्रकार भी बताती हैं हमें। तो उनके इस संबंध में पहले जांच की जाएगी, जांच के बाद वैधानिक। तो अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुड़की की मालिशबाज टीचर की, जिन्होंने मालिश कराने को लेकर अपनी सफाई दी है। बता दें कि छात्रों से मालिश कराने वाली टीचर ने अपनी सफाई देते हुए मीडिया को चौंका दिया। मालिशबाज टीचर का कहना है कि माइग्रेन का दर्द होने के कारण स्कूल की छुट्टी होने के बाद उन्होंने बच्चों से हल्की मालिश करवाई थी। दरअसल कुछ दिन पहले मंगलोर कस्बे के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। वीडियो में स्कूल की टीचर छात्राओं से मालिश कराते दिखाई दे रही है। वीडियो के सामने आने के बाद विभाग ने इस वीडियो की जांच की। तो वहीं अब मालिशबाज टीचर ने वायरल वीडियो पर अपनी सफाई दी। टीचर का कहना है कि ये वीडियो उस समय की है जब स्कूल में एग्जाम खत्म हो चुके थे और बच्चों की छुट्टी के बाद टीचर स्टाफ रूम में बैठे थे और कुछ बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने आए थे। टीचर साहिबा ने बताया कि उनको काफ़ी समय से गर्दन में माइग्रेन का दर्द होता है, जिसका इलाज भी लगातार चल रहा है। उस दिन उन्हें माइग्रेन का दर्द होने लगा। टीचर का कहना है कि तभी ये बच्चे आए और कहने लगे कि हमने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है, हम आपकी मालिश कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि माइग्रेन से पीड़ित एक टीचर की मालिश बच्चे इसलिए कर रहे हैं कि उनको दर्द हो रहा था, तो दूसरी तरफ बैठी टीचर के सर की मालिश छात्राएं क्यों कर रही हैं। टीचर की सफाई में झोल साफ नजर आता है, साथ ही तर्कहीन सफाई दी गई है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी अमित कोटिवाल ने बताया कि मामला मीडिया के जरिए संज्ञान में आया था, जिसकी जांच चल रही है। जांच के बाद ही कुछ कहना संभव होगा। मीडिया से ही पता चला था और अखबारों में खबर लगी थी। अखबारों में निकली हुई खबर के आधार पर हमने जो हमारी एक जांच समिति पूर्व में भी मानक चौक के लिए गठित की गई थी, तो जांच समिति को हमने वो मीडिया की रिपोर्ट को दे दिया गया था। उनसे कहा था कि जो है आप इस संबंध में भी पूर्व जांच के साथ साथ इसके बारे में भी संबंधित अध्यापिकाओं से वार्ता कर लें कि ये वीडियो सचमुच में उनका बना हुआ है, किन परिस्थितियों में बना। उन्होंने वो अपने आप ही करना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं मैडम, आप हमारे माँ बाप के समान है। जब हम लोग जो है कुछ परेशानी हो जाती है, हमें चक्कर आ जाते हैं या हमें जो है कभी बुखार होता है, या आप लोग भी तो हमारी जो है उस समय मतलब मदद करते हो, तो अभी आपको जो है परेशानी हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, लाओ मैं कर देती हूँ। बच्चे ने छुट्टी की बात है, छुट्टी के बाद की बात है, कोई क्लास की बात नहीं। बुलेटिन बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां नगर निगम की तरफ से बनाई गई पुलिया टूट गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मेयर से शिकायत की। बता दें कि रुड़की के सोलानी शमशान रोड के स्थित मोहल्ले में कुछ समय पहले ही नगर निगम की तरफ से सड़क का निर्माण कार्य किया गया था। सड़क निर्माण कार्य के दौरान पुलिया भी बनाई गई थी। अब आरोप है कि पुलिया कुछ ही समय बाद टूट गई। मामले में ग्रामीणों की तरफ से शिकायत नगर निगम के मेयर गौरव गोयल को की गई। मेयर ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के बारे में बार बार बोला गया है, इसकी विशेष रूप से जाँच होगी। उन्होंने कहा कि जेई की जिम्मेदारी बनती है कि वो मौके पर जाकर गुणवत्ता की जांच करे, मगर नगर निगम के जेई कार्य में लापरवाही कर रहे हैं और कई मामलों में शिकायत आई है। उन्होंने कहा है कि वे कोशिश करेंगे कि शासन की तरफ से इसकी जांच कराई जाए।
वास्तव में सब लोगों ने अवगत कराया कि 2-3 महीने पहले जो ये पुलिया बनी है वह क्षतिग्रस्त हो गई है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए मैंने बार बार बोला है, यहाँ के लोग जागरूक हैं, बहुत अच्छी बात है और इसकी विशेष रूप से जांच होगी और हमारे जेई जो होते हैं निर्माण विभाग के, उनकी विशेष जिम्मेदारी बनती है कि गुणवत्ता और मौके पर जाकर के चेक करें। लेकिन जो नगर निगम के जेई हैं वो वास्तव में लापरवाही कर रहे हैं। कई मोहल्लों से शिकायत आई रही है। जगदीश प्यारेलाल जो हमारे जेई हैं वो लापरवाही। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कोटद्वार के उस पुल की जो खनन माफियाओं की वजह से धंस गया है। बता दें कोटद्वार शहर के भाबर से जोड़ने वाले सूखुरो नदी पर करोड़ों की लागत से बना पुल खनन माफियाओं के कारनामों के कारण बीच में धंसने लगा है। सूखुरो नदी के पुल के धंसने की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुल करीब बीच से 1.5 इंच धंस गया है। पुल को और अधिक नुकसान ना पहुंचे इसके लिए पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान बने इस पुल के धंसने की असल वजह सूखुरो नदी में बड़े पैमाने पर हुआ अवैध खनन है, जिसमें खनन माफियाओं ने पुल के पिलरों की बुनियाद तक खोद डाली और इसी कारण ये पुल धंसने लगा है। इसके लिए उनकी जो राय के अनुसार कार्य किया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर ये किया जा रहा है टेम्परेरी तौर से जो धंसा हुआ है उसको किस प्रकार से कम किया जाता है, पानी का जो बहाव है उसे किस प्रकार शिफ्ट करना है, फिलहाल उस पर कार्य चल रहा है। सरकार ने खनन कराया, सरकार तो जवाबदेही है ही, लेकिन साथ साथ विभाग की भी है। तो विभाग की सड़क है, अगर कहीं पे टूटेगी तो विभाग उसको संचालित अच्छे से करेगा, उसकी रिपेयर करेगा, मरम्मत करेगा। क्यों नहीं की विभाग ने? बुलेटिन में बात अब कालागढ़ की कर लेते हैं, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए सीमांकन के लिए टीम का गठन किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सीमांकन के मुद्दे को लेकर शासन के निर्देश पर जांच दल गठित किया गया। बता दें कि कालागढ़ स्थित नेचर गाइड ट्रेनिंग सेंटर के सभागार में जांच दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर मंथन के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज के धारा ब्लॉक में वन क्षेत्रफल और सीमा स्तंभों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जहां वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए निरीक्षण का दल गठित किया गया। निरीक्षण दल की तरफ से बैरियर शंका के पीछे स्थित दुर्गा भवन में भी जांच शुरू की गई। तो वहीं कई लोग मौके पर पहुंचे, जहां सामाजिक कार्यकर्ता वीएन सिंह ने जांच दल से कॉर्बेट नेशनल पार्क की पश्चिमी सीमा में जांच करने का आग्रह किया। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सीमांकन का मुद्दा बहुत पुराना है। लंबे अरसे से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सीमांकन की मांग की जा रही है। तत्कालीन वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की पहल के चलने के शासन में भी इसकी तरफ से सीमांकन के लिए कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन मामला कमेटी के गठन तक ही सीमित रहा और सीमांकन का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन बीते दिनों कालागढ़ पर प्रवास के दौरान क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की तरफ से 45 दिन के अंदर ही सीमांकन करने का भरोसा दिए जाने के बाद इस दिशा में कार्रवाई की शुरू हो गई है। लगभग 4 बजे सायं प्राप्त हुई। मैं कुछ सहयोगियों के साथ जांच स्थल पर पहुंचा और जांच दल से कॉर्बेट नेशनल पार्क की पश्चिम सीमा की जांच करने को कहा, परंतु वह वनाधिकारियों के अनुसार कुछ वर्षों पूर्व दक्षिण तरफ वास्तविक सीमा से बाहर स्थापित गलत स्थानों पर स्थापित स्तंभों की जांच करते रहे। बाद में मेरे निवेदन पर लकड़घाट। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बता दें कि देहरादून जिले में डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो वहीं डेंगू के 5 नए मामले सामने आने के बाद देहरादून में डेंगू मरीजों की संख्या अब 48 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सितंबर महीने में डेंगू का खतरा बरकरार रहेगा, इसके मामलों में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस दौरान देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती के मुताबिक बरसात की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है और जैसे ही मानसून कमजोर होगा तो डेंगू के केस बढ़ने लगेंगे। ऐसे में सितंबर महीने में डेंगू का खतरा बना हुआ है और 15 अक्टूबर के बाद ही डेंगू के मामलों में कमी आ सकेगी। उन्होंने बताया कि देहरादून से रोजाना 4 से 5 डेंगू मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन डेंगू का कहर अभी और बढ़ सकता है। आगे मनोज उप्रेती ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी हैं। डेंगू के बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 125 बेड आरक्षित किए गए हैं।
डेंगू की रोकथाम के लिए को लेकर जिला मलेरिया अधिकारी और नगर निगम की टीमें संयुक्त रूप से सोर्स रेड्यूक्शन, लार्वासाइड और फंगिंग अभियान चला रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने घरों के आसपास साफ सफाई रख रहे हैं ताकि डेंगू को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन यह है कि अभी डेली जो दिखाई पड़ रहा है हमको करीब देहरादून में 4 से 5 केसेस पर डे दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अभी बढ़ेंगे। और रही बात अपनी जो तैयारियां हैं उससे निपटने की, तो हॉस्पिटल्स में हमारे पास बेड जो हैं आरक्षित हैं डेंगू के लिए। लगभग करीब हमारे पास 125 बेड जो हैं सरकारी चिकित्सालयों में हैं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं बाजपुर की, जहां गुलदार के बढ़ते आतंक को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बाजपुर के गांव महेशपुरा में गुलदार के आतंक के बाद भी कार्रवाई न करने पर ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गुलदार गांव में कोई हानि पहुंचाता है तो इसका जिम्मेदार वन विभाग होगा। दरअसल महेशपुरा गांव में इन दिनों गुलदार की दहशत बनी हुई है। बीते दिन एक ग्रामीण के खेत में गुलदार घुस आया था, जिसकी सूचना पर पूर्व प्रधान राकेश गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीण इकट्ठा हुए, तो वहीं उन्होंने वन विभाग पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वन विभाग जानकारी के बाद भी गाँव में झांकने नहीं आ रहा है। उन्होंने डीएम युगल किशोर पंतु से मामले में हस्तक्षेप करने कर वन विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश करने की मांग दी है। तहसीलदार ने वन विभाग को जल्द ही गांव में जाकर पिंजरा कैमरा लगाने की मांग की गई है। जैसे हम पौध लेकर आ रहे थे मामा के वहाँ से, या नन्हे मंजरे पार होकर सिंक्रेसर है पली तरफ, वहाँ पर 3 तेंदुए थे जो छोटे छोटे 2 बच्चे थे। उन्होंने एक ऊपर हमारे ऊपर को भाग के आया, तो हम सीधे ये नहीं पता चला हमारी गाड़ी घूमी कैसे, मोटरसाइकिल वहाँ से घूम के हम सीधे नन्हे मंजरे पहुँचे। निकल गया था इधर करीब 9 सवा 9 बजे का टाइम था करीब, और मैं जब देखा मैंने साइकिल खड़ी के सामने जो गन्ने में से निकला और धान माने खड़ा हो गया। गन्ने में से क्या निकला? यार चीता शेर जो वगैरह था वो। क्या ग्राम पंचायतों में जो लोग दूध बेच के चारा उन्हें जानवरों को खिला के अपना गुजर बसर करते हैं, वो जब वो महिलाएं यहाँ खेत में आ रही हैं ना, तो घास काटने से भी परेशान है, क्योंकि अंदर गए और कोई ना कोई हादसा हो जाए। कई बार वन विभाग की टीम को, पुलिस की टीम को, सबको सूचित कर चुके हैं गाँव वाले। हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।